22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के बाद जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी, भारत ने कुछ समय लगा करके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार ब्रीफिंग्स आ रही हैं, जिससे कुछ डिटेल जरूर पता चली हैं, लेकिन आज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल्स की एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें ज्यादा जानकारी पता चली और बहुत डिटेल में पता चला कि 7 मई 2025 से लेकर के अब तक बॉर्डर पर और बॉर्डर से सटे राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या किया गया, किस तरीके से एक्ट ऑफ अग्रेशन हुआ और उसका जवाब भारत की सेना यानी कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन नेवी यानी कि नौसेना, उन्होंने किस तरीके से, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने क्या क्या किया, इसकी सारी जानकारी आज सरकार की तरफ से दी गई। कुछ की पॉइंट्स हैं जो यहां पर उजागर करना चाहते हैं। ये एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको इन अ नटशेल समझना बहुत जरूरी है, तो वो उसका प्रयास हम यहां पर करेंगे। उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, भारत की सेना ने ये बोला है कि करीब 35 से 40 पाकिस्तानी फौज के अफसर मारे गए हैं जवाबी कार्रवाई में। आपको एक बार फिर से बता दें कि हिंदुस्तान ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। पहलगाम वो हादसा था जिसके रिटेलिएशन में ना तो पाकिस्तान मिलिट्री और ना ही पाकिस्तान के नागरिकों को हमला बनाया गया, लेकिन जो वहां पर आतंकवादी कैंप्स हैं, 9 कैंप्स हैं, उनको अटैक किया गया, उसकी डिटेल जानकारी दी गई। लेकिन जब 7 मई 2025 के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हुआ, आर्मी की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हुआ, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हुआ, तो उसके बदले में हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें 35 से 40 पाकिस्तानी पर्सनल मारे गए हैं। और ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इसका मतलब ये हुआ ये आंकड़ा और ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा आर्मी ने यह भी बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5 हिंदुस्तानी जवान वो भी शहीद हुए हैं इस कार्रवाई में। और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनका अभी एग्जैक्ट काउंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ब्रीफिंग थी तो उन्होंने ये बताया कि 5 हमारे जवान शहीद हुए हैं इस कार्रवाई में, यानी कि 7 मई से लेकर के अब तक, आज 11 मई हो चुकी है। इसके अलावा एक बात यह भी हुई कि क्योंकि एरियल कॉम्बैट हुआ, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हवाई रूट इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने का प्रयास किया, तो उसके जवाब में हिंदुस्तान से भी एयर कॉम्बैट में हम लोग एंगेज हुए पाकिस्तान के साथ। और इसमें एक सवाल ये जरूर उठा कि क्या हमने उनके हवाई जहाज मार गिराए हैं, तो इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बयान दिया गया है, ये बताया गया है कि हाँ, पाकिस्तान के बहुत सारे हाई टेक विमान, यानी कि संभवतः वो विमान जो उनको अमेरिका से मिले हैं, चीन से मिले हैं, ऐसे विमान भी मार गिराए गए हैं, क्योंकि हाई टेक विमान शब्द का प्रयोग किया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। एक सवाल यह भी पूछा गया कि क्या इसमें हमारे लड़ाकू विमान भी गिराए गए हैं। इस चीज पर जवाब ये दिया गया कि जो मकसद हम पूरा करना चाहते थे, यानी कि आतंकवादी जो कैंप्स हैं उनको हम अटैक करना चाहते थे, क्या हम अपने मकसद में पूरे हुए, तो इसका जवाब है हाँ, हुए। एक बात जो कही गई कि लॉसेस हैपन इन कॉम्बैट, जब कॉम्बैट होता है तो उसमें ये जरूर होता है कि क्षति पहुंचती है, माल का नुकसान होता है, लेकिन आज की डेट में बैठ करके उसके बारे में बिना स्टडी किए कोई बयान देने से सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क को ही फायदा पहुंचेगा। इस वजह से उस बारे में अभी बात करना उचित नहीं है। यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के जो विमान गिराए गए हैं हिंदुस्तान द्वारा, वो क्योंकि रैकेज यानी कि उसका मलबा हिंदुस्तान में नहीं गिरा, तो इस वजह से असेस करना मुश्किल है कि
कितने विमान गिरे हैं, लेकिन उसका एक रफ एस्टिमेट जरूर है, क्या मेक है उसका आइडिया जरूर है, लेकिन वो ऑपरेशनल डिटेल्स अभी रिलीज नहीं की गई हैं। तो ये जानकारी है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि हमारे जितने पायलट्स हैं वो सारे पायलट्स सुरक्षित हैं और हिंदुस्तान में ही हैं। ये एक बड़ी बात बताई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा ये भी बताया कि अगर अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और अग्रेशन लगातार चलते रहता है, देन द रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया विल बी फोर्सफुल एंड प्यूनिटिव। इसका मतलब फियर्स एंड प्यूनिटिव, इसका मतलब कि जवाब बहुत सख्त रूप से दिया जाएगा, और इस तरीके से दिया जाएगा कि समझ में आए कि ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए। आइए अब चलते हैं स्पेसिफिक्स में। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो इस प्रोग्राम का शीर्षक भी है, देखिए तमाम बातें की गई कि ये ट्राई सर्विसेज का एक ऑपरेशन था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों थे। लेकिन आर्मी और नेवी के ऑपरेशंस के बारे, आर्मी और एयरफोर्स के ऑपरेशंस के बारे में तो पता था, नेवी के ऑपरेशंस क्या थे उसके बारे में क्या जानकारी मिली? क्योंकि डीजी नेवी भी वहां पर थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर से बताया कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको अरब महासागर में है। हमारे जो नौसेना की टुकड़ियां हैं, जो वेसल्स हैं, जो शिप्स हैं, वो सब तैनात हैं और हमको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और इसी श्रृंखला में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है जो बताई गई, वो ये है कि अब अगर पाकिस्तान कोई एक्ट ऑफ अग्रेशन करता है तो पाकिस्तान को यह चीज मालूम है कि हमारी नौसेना का बल और ताकत इस तरीके की है कि बहुत सख्त जवाब दिया जा सकता है नौसेना द्वारा। यानी कि अब तक की कार्रवाई में तो हमने एयरफोर्स और आर्मी के एंगेजमेंट को देखा। अब की अगर बात आगे बढ़ाई पाकिस्तान ने या फिर इस तरीके के मंसूबे पाले, तो फिर नौसेना भी हमला कर सकती है, और वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यानी कि नौसेना बहुत ज्यादा नुकसान करने पर के लिए भी एक प्रभावी तरीका हो सकता है। अब आते हैं आपको स्पेसिफिक्स में और डिटेल्स में बताते हैं कि क्या क्या बातें कही गई इन सारी चीजों पर एक एक करके। सबसे पहली बात, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि कैसे 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो उसका मकसद क्या था। मकसद एकदम साफ था कि टेरर कैंप्स पर हमला करना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं करना और ना ही सिविलियंस पर हमला करना है। तो टेरर कैंप्स पर हमला करके ये हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हुए और हम लोग वापस आ गए, और वो था ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से मिस एडवेंचर शुरू हुआ और इसकी जानकारी दी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एयर मार्शल ए.के. भारती ने क्या बताया। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक करके ये बताना चाहा कि किस तरीके से ये इंस्टॉलेशंस जो टेरर कैंप्स थे उनको अटैक किया गया। मैं चाहूंगा, उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना चाहा कि वो कौन सी जगहें थी, और खास तौर से बहावलपुर और मुरीद के जो कि हेडक्वार्टर्स हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के, पूरी दुनिया को मालूम है, उनको हमला बनाया गया और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया आतंकवादियों को। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अंश सुनिए जिसमें एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी एयरफोर्स, उन्होंने टेरर कैंप्स को किस तरीके से टारगेट बनाया गया उसकी जानकारी दी है। Orientating, just go back one slide. Okay. Please have a look at this red building, the series of buildings out here, and this empty ground. Next. If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1.
on Muridke training camp with our precision guided weapon on early morning 7. Next, please. Keep your eyes glued for the second weapon coming in and the second impact on the selected target point. Next slide, please. Third weapon, third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. So through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the turning infrastructure. Can you hear me? All right. Okay, I'll come closer to the mic. Now we go to the next target, which is the Bhavalpur training camp. Next slide, please. Okay, just wait. So the effect, if you see, the impact point, if I can point out, this is the impact point. The ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that, there was this double-story building. It has been completely decimated by our precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. Completely destroyed by our precision targeting. Next. Now coming to Bhavalpur, this is the target complex that we are dealing with, a fairly large target complex. So we had to carefully choose the points that we needed to address, which were high value and which would meet our stated objectives of eliminating the terrorists. I would like to draw your attention to this red canopy, and in relation to that, I would cover the targets. One target system is a series of buildings here, other one here, and other one out here. Next slide, please. This is how it looked before, and this is how the building looked after the impact of the weapon, and orientation in relation to this red canopy you can see here. Next, please. 7 मई की शाम को ही यूएवीज, ड्रोन्स, ये सब एक बिल्कुल एक फॉर्मेशन बना करके आते रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में घुसने लगे। और इसी वजह से अगर आपको याद हो, ब्लैकआउट्स होने लगे। जो वेस्टर्न फ्रंटियर है हिंदुस्तान का, उस पर ब्लैकआउट्स हुए क्योंकि जगह जगह ये हमले हो रहे थे। यहां पर पाकिस्तान की मंशा एकदम साफ थी कि उनको सिविलियंस को टारगेट करना है, उनको मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यानी कि सेना के जो ठिकाने हैं बॉर्डर से सटे हुए, उन पर हमला करना है, और एयरफोर्स स्टेशंस जो हिंदुस्तान के हैं उन पर हमला करना है। तो ये किया गया लड़ाकू विमान इस्तेमाल करके, यूएवीज इस्तेमाल करके, ड्रोन्स इस्तेमाल करके ये सारी चीजें की गई। लेकिन सूचना ये दी गई इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रतिनिधि से, उन्होंने ये सूचना दी कि ये सारी कोशिशों को नाकाम किया गया हमारे काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम से। और क्योंकि ये साफ हो गया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और वो हमारे सिविलियंस और मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहे थे, तो ये बात साफ हो गई थी कि अब जवाब देना जरूरी है। यानी कि हमारा एक्शन मिलिट्री ठिकानों पर जो पाकिस्तान में था वो एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया। अब इस चीज को लेकर के अगले ही दिन गुर्जनवाला और लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको नस्तनाबूद किया गया। इसके अलावा उसके अगले ही दिन 8 और 9 मई की रात में डीजीएमओ का ये कहना था कि ड्रोन्स फिर से एयर स्पेस में आए, जिन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश की। मास रेड हुई एक बार फिर से यूकैव ड्रोन की, श्रीनगर से लेकर नलिया तक लगातार ये प्रयास किए गए।
लेकिन इन सारे प्रयासों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। तो कोई भी डैमेज होने से इस चीज को रोक दिया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, 8 मई को यह भी जानकारी दी कि पाकिस्तान ने इतना ही नहीं, क्वाडकॉप्टर्स भी चलाए, जितना उनके पास डिफेंस का इक्विपमेंट था सब उन्होंने भारत में एरियल रूट से भेजना चाहा। इसके अलावा एलओसी पर यानी कि नियंत्रण रेखा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार शेलिंग भी हो रही थी। और उसके अलावा पंजाब में भी ये किया जा रहा था, ड्रोन से बम गिराए जा रहे थे फिरोजपुर और जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर। 8 तारीख की सुबह तक भी ड्रोन अटैक्स लगातार किए जा रहे थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक महत्वपूर्ण चीज ये पता चली है कि ये ड्रोन के हमले और इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल लाहौर से किया जा रहा था। इसी वजह से 8 तारीख की दोपहर को गुर्जनवाला और लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको हिंदुस्तान द्वारा टारगेट किया गया, क्योंकि वहां से ये नियंत्रित किए जा रहे थे। 9 मई की सूचना देते हुए इन तीनों लोगों ने यह बताया कि एयरफील्ड्स और डंप्स लगातार अटैक में आ रहे थे, यानी कि 7 की रात, 8 की रात और 9 मई की रात को भी हिंदुस्तान के एयरफील्ड्स और जहां पर हमारे एम्यूनिशन डिपो या डंप्स हैं उन पर लगातार हमला करने का प्रयास किया जा रहा था मिसाइल्स द्वारा। और इन सारी कोशिशों को इंडियन एयरफोर्स द्वारा रोक दिया गया, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनके द्वारा रोक दिया गया और कोई क्षति नहीं पहुंची, उस तरीके का डैमेज नहीं हुआ जैसा कि इंटेंड कर रहे थे पाकिस्तानी। और जिस तरीके से उन्होंने जितना भेजा था ड्रोन्स, यूकैव्स और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके हिसाब से वो कुछ भी कर नहीं पाए, उसको इंडियन एयरफोर्स ने रोक दिया। यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने आईएएफ के तमाम बेसिस को निशाना बनाया, वेव्स में आए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे लेगेसी सिस्टम्स, गरुड़ स्नाइपर्स, सब ने ये सारी कोशिशों को रोक दिया। ये कोशिशें पूरी नहीं हुई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर जवाबी कार्रवाई में, ये एयर मार्शल भारती की आप बात सुनिए, अब आपको बयान सुनाते हैं कि जब ये स्पष्ट हो गया था कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिस पर हिंदुस्तान के हमला कर रहा है, जब पाकिस्तान सिविलियंस पर हमला कर रहा है, तो बहुत ही तगड़ा जवाब देना जरूरी था। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया गया, जिसमें इस बार हमला किया गया पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेसिस पर और उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर। इसमें इस्लामाबाद का चकलाला एयरबेस भी शामिल था। चकलाला, जो लोग नहीं जानते हैं, वो इस्लामाबाद में ही है, इस्लामाबाद का ही एयरबेस है, मिलिट्री स्टेशन है, जिसको भी निशाना बनाया गया। मैं चाहूंगा कि आप एयर मार्शल भारती का ये बयान सुने, डिटेल्ड बयान है जिसमें वो मैप दिखा करके और लोकेशन दिखा करके, बिफोर और आफ्टर की इमेज दिखा करके ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया गया और उनको ध्वस्त किया गया। तस्वीरें हैं, सबूत है, जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं रनवे उड़ा दिया है, कहीं बिल्डिंग उड़ा दिया है, कहीं इनके जो लड़ाकू विमान के हैंगर हैं जहां लड़ाकू विमान खड़े होते हैं उनको उड़ा दिया गया है। मुरीद, चुनिया, रहमयार खान, सुकूर, चकलाला, इन सब जगहों पर अटैक किया गया और तस्वीरों के माध्यम से ये साफ हो गया कि यहां पर भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, क्योंकि उसने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने का प्रयास किया, अटैक करने की कोशिश की। इसके अलावा और भी डिटेल्स दी हैं, जैसे कि पसरूर में रेडार जला दिया गया, चुनिया में एयर डिफेंस रेडार ध्वस्त कर दिया गया, आरिफ वाला एयर डिफेंस में रेडार उड़ा दिया गया, सरगोधा एयरफील्ड में रनवे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रहमयार खान एयरफील्ड में एयरफोर्स स्टेशन डैमेज कर दिया गया, चकलाला एयरफील्ड को डैमेज किया गया जो कि इस्लामाबाद में ही है, सुकूर एयरफील्ड में रेडार जला दिया गया, एयरक्राफ्ट शेल्टर को ध्वस्त कर दिया गया, भोलारी एयरफील्ड डैमेज कर दिया गया और जेकबाबाद एयरफील्ड का जो हैंगर है उसको भी जला दिया गया। ये सब तमाम जानकारी दी गई। अब इसके अलावा नेवी की तरफ से ये बताया गया कि सारे ऑप्शंस ओपन हैं,
अभी तक जो कार्रवाई हुई है हमने वो देखी है, उसमें आर्मी और एयरफोर्स इन्वॉल्व हैं। नेवी ने बस घेरा बना करके रखा हुआ है अरब महासागर वाले इलाके को, ताकि यहां से पाकिस्तान को कोई हथियार ना सप्लाई किए जाएं, ताकि इस जगह से पाकिस्तान कोई गलत मंसूबों से हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके अलग अलग शहरों को और गांवों को पर अटैक ना करे। तो इस चीज को रोकने के लिए एज डेटरेंस इस बार नेवी का काम था। हालांकि डीजी नेवी ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी, और अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब की हम, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अब की अगर पाकिस्तान ने कुछ मिस एडवेंचर किया तो नेवी डिप्लॉय होगी, नेवी एंगेज होगी, और पाकिस्तान ये जानता है। Of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan or Pakistan-based terrorists. अब आपको बताते हैं कि ये सीज फायर वायलेशन वाली रात उसकी डिटेल्स दी गई, जिसमें ये बताया गया कि 10 तारीख की दोपहर को, 10 मई की दोपहर को, यानी कि कल, एक फोन कॉल आया डीजीएमओ पाकिस्तान से डीजीएमओ इंडिया की तरफ, और उन्होंने कहा, ये बातचीत 3:30 बजे हुई दोपहर में, और ये कहा कि 5 बजे सीज फायर कर देते हैं, क्योंकि भारत शांति चाहता था, इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है, सीज फायर मान जाते हैं, हम करते हैं। इसके एकदम बाद पाकिस्तान ने ये सीज फायर डिक्लेयर हो जाने के बाद, और हम जानते हैं कल रात की ये बात है, दोबारा ड्रोन्स भेजे, दोबारा हथियार लैस ड्रोन्स हिंदुस्तान में आए, दोबारा ये एरियल व्हीकल्स हिंदुस्तान में आई और कहर बरपाने का प्रयास किया। लेकिन
तुरंत ही, क्योंकि एक इतिहास रहा है पाकिस्तान का इस तरीके का, चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त थी हमारी फोर्सेस, जिनको मालूम था कि ये हो सकता है और ये मुमकिन है, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पूरा जवाब दिया और क्षति बहुत हद तक पहुंचाई पाकिस्तान को भी, कल रात भी। और इसके बाद एक मीटिंग हुई है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत क्लियरली पूरी पूरी अनुमति दे दी है आर्मी नेवी, आर्मी को खास तौर से किसी भी तरीके के काइनेटिक एक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसा रिस्पांस आएगा आप बिल्कुल उसी अनुपात में रिस्पांस देने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको अनुमति है, आप पूरी फोर्स से रिस्पॉन्ड करिए। तो ये अनुमति हमारी फोर्सेस को मिल चुकी है और अभी भी जो पोजीशन है हिंदुस्तान की वो बहुत क्लियरली है दैट आवर एक्शन विल बी फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी, यानी कि बहुत ही फोकस रहेगा, संयमित रहेगा और भड़काने वाला नहीं रहेगा या इसको और आगे बढ़ाने वाला नहीं रहेगा। जैसा एक्शन होगा उसी के हिसाब से हमारा रिएक्शन होगा। तमाम बातें और हैं छोटी, जैसे कि आप जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सवाल जवाब लिए इन डीजीज ने और उसमें तमाम चीजें पता चली और वो ये पता चली कि कल 12 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर से डीजीएमओस की बात होगी और उसमें ये तय होगा कि पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं उसका पूरा डॉसियर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा कि ये आपकी कार्रवाई है, ये आपने किया है जिस वजह से रिस्पांस दिया जा रहा है। इसके अलावा वेपन्स और कैलिबर की किस तरीके का हथियार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जानकारियां नहीं दी गई हैं और हमें पूछनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं। हमारा प्लान क्या होगा ये भी जाहिर सी बात है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन इस तरीके से नहीं किया जाता कि बताया जाए कि ऐसे करेंगे। कितने टारगेट्स हमने हिट किए इसका भी अभी डिटेल जुटाई जा रही है, इसकी भी जानकारी बटोरी जा रही है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि पाकिस्तान की आर्मी ने ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की है और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो हवा के माध्यम से हुआ है। 7 तारीख की रात को, 8 की रात को, 9 की रात को और 10 तारीख की रात को, इन चारों दिन एयर इंट्रूजन हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुसने नहीं पाई है, लेकिन एक जो बहुत सिग्निफिकेंट बात है जो यहां पर बताई गई है वो ये है कि प्रयास पाकिस्तान की तरफ से जरूर किया जा रहा था और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने ये शेलिंग करके, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में वो शेलिंग कर रहे हैं, ड्रोन्स भेज रहे हैं, ये एक प्रयास था न केवल सीएफई, ब्लैकआउट, इंट्रूजन, ये सारी कोशिशें इसलिए की गई थी ताकि आप आतंकवादियों को फिर हिंदुस्तान में घुसा सकें। और एक जो बड़ी बात कही डीजीएमओ ने वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग भी हो सकता है कोशिश करें घुसने की और ये आड़ लेकर के घुसें, जब हम एयर ड्रोन से मुकाबला कर रहे होंगे तो उसकी आड़ में जमीन से घुसने का प्रयास पाकिस्तान की सेना के लोग करें। और इस चीज को लेकर के हमारी आर्मी तैनात है, जिस वजह से जहां एरियल डिफेंस एयरफोर्स की जिम्मेदारी बन जाती है, वहीं आर्मी भी चुस्त और दुरुस्त है और इंतजार कर रही है कि अगर किसी गलत मंसूबे से पाकिस्तान की आर्मी या फिर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उसका भी जवाब दिया जाए। तो वो हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस लगातार बनी हुई है, ये सब जानकारी हमको मिली। लास्ट में जो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आर्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एंड आवर एम इज टू मेंटेन पीस। मकसद शांति बहाल करना है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स है। इतनी कार्रवाई हुई तो उस पर इतनी कार्रवाई होगी, उससे ऊपर गए तो फिर ये कार्रवाई होगी। यही ग्रेडेड रिस्पॉन्स है जिसके तहत अब भी अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो अब की नौसेना की मार झेलनी पड़ सकती है पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और हमारा रिस्पॉन्स जैसे कि कहा गया है विल बी फियर्स एंड प्यूनिटिव।
Our mandate was to be prepared. Armed forces were alert. तो ये जानकारी है जो अब तक मिली है। बहुत ही डिटेल में ये जानकारियां पता चली कि 7 तारीख से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो समझ में आ रहा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक ये खतरा टल नहीं जाता, जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ जाता। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।